आज हम एक ऐसी शख्सियत के शुरुआती दिनों में झांकने वाले हैं जिनके विचारों ने 20वीं सदी में एक तूफान सा ला दिया था। बिल्कुल। हमारे हाथ लगे हैं ओशो सोर्स बुक के कुछ हिस्से, और ये उस दौर की कहानी बताते हैं जब दुनिया उन्हें ओशो के नाम से नहीं बल्कि रजनीश चंद्र मोहन या घर के नाम राजा से जानती थी। हमारा मकसद बस ये समझना है कि वो कौन सी घटनाएं थीं, कौन लोग थे, कौन सी किताबें थीं जिन्होंने उनके विचारों की नींव रखी। मतलब इससे बहुत पहले कि वो एक विश्व प्रसिद्ध और उतने ही विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु बने। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हमें एक बने बनाए गुरु की तस्वीर नहीं दिखाते। अच्छा। हाँ, ये एक बनते हुए इंसान की तस्वीर है, और हमारा काम यहाँ किसी भी विचार को सही या गलत ठहराना नहीं है, बस ये समझना है कि वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने रजनीश को वो बनाया जो वो बने। तो कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 1931 से, कुचवाड़ा नाम का एक छोटा सा गांव। और सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात कि उनका बचपन अपने माँ बाप के साथ नहीं बीता। हाँ, वो अपने नाना नानी के साथ रहे। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि उनके नाना एक दिगंबर जैन थे, जो एक बहुत ही कठोर और अनुशासित परंपरा है। हाँ, और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। उनके नाना तो दिगंबर जैन थे, लेकिन उनकी नानी, जिनसे रजनीश का सबसे गहरा रिश्ता था, वो एक तांत्रिक परिवार से आती थी। और वो किसी भी संगठित धर्म को नहीं मानती थी, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र सोच की थी। एक मिनट, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। एक तरफ दिगंबर जैन परंपरा जो शरीर को एक बंधन मानती है, और दूसरी तरफ तांत्रिक सोच जिसे अक्सर स्वतंत्रता का उत्सव माना जाता है। हाँ, एक बच्चे के मन पर इस टकराव का क्या असर पड़ा होगा? यही तो सबसे अहम बिंदु है। इस टकराव ने ही शायद उन्हें किसी एक खांचे में फिट होने से हमेशा के लिए रोक दिया। उनकी नानी ने उन्हें पूरी आजादी दी। किस तरह की आजादी? उन्होंने ये पक्का किया कि रजनीश पर किसी भी तरह की धार्मिक या सामाजिक कंडीशनिंग का बोझ ना पड़े। वो उन्हें कहानियां सुनाने के लिए उकसाती थी, जिससे उनकी कल्पना, उनकी खुद को व्यक्त करने की शक्ति बढ़ी। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। जब वो छोटे थे तो उनके लिए एक ट्यूटर रखने की बात हुई थी। हाँ, लेकिन उनकी नानी ने साफ मना कर दिया। क्यों? उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि वो नहीं चाहती कि बच्चा सभ्यता की पकड़ में आए। वो चाहती थी कि वो जितना हो सके प्राकृतिक रहे, जंगली बना रहे। हाँ, और इसी जंगलीपन की नींव पर उनकी पूरी विद्रोही सोच खड़ी हुई। उनकी नानी ने अनजाने में ही उनमें हर स्थापित चीज पर सवाल उठाने का बीज बो दिया था। लेकिन उनकी जीवन में एक और गहरा मोड़ तब आया जब उनके नाना की मृत्यु हुई। वो पहला मौका था जब उन्होंने मौत को इतने करीब से देखा। और इसका क्या असर हुआ? उस अनुभव ने उन्हें अकेलेपन और जीवन के उन गहरे सवालों से मिलाया जिनका जवाब किसी किताब में नहीं था। शायद यही अनुभव उनके साक्षी भाव के दर्शन का पहला बीज था। साक्षी भाव मतलब जीवन और मृत्यु को एक नाटक की तरह दूर से देखना, उसमें डूबना नहीं। और ये विचार उनके पूरे दर्शन में बार बार लौट कर आता है। अच्छा, तो नाना की मृत्यु के बाद वे अपने माता पिता के पास कदरवाड़ा चले गए। हाँ, और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, किताबों की दुनिया। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद लगभग सभी 3000 किताबें पढ़ डाली। 3000? ये तो सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं लगता, ये एक जुनून है, एक धुन। ये कोई ऐसी किताब मिलती जिससे किसी और ने पहले से पढ़ा हो और पेंसिल से लाइनें खींची हो तो वे उसे नहीं पढ़ते थे। ये तो बड़ी अजीब आदत है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी और के विचारों से, किसी और की पसंद से प्रभावित नहीं होना चाहते थे। वो हर किताब को एक कोरे कागज की तरह पढ़ना चाहते थे, सीधे लेखक के दिमाग से अपने दिमाग तक। वाह। उन्होंने अपने पिता से पैसे उधार लेकर अपनी खुद की लाइब्रेरी बनानी शुरू कर दी। ये सिर्फ किताबें इकट्ठा करना नहीं था, ये ज्ञान पर अपनी मिल्कियत का एक दावा था। तो मतलब वो ज्ञान को एक निजी खोज मानते थे, न कि कोई दी गई जानकारी। बिल्कुल सही। और ज्ञान को लेकर ये जो जिद थी, ये जो जुनून था, वो उनके कॉलेज के दिनों में और भी खुलकर सामने आया। कैसे? वो अपने प्रोफेसरों को क्लास में ही चुनौती दे देते थे, उनके ज्ञान को पुराना और बासी कहकर खारिज कर देते थे। ये तो हर प्रोफेसर का बुरा सपना होता होगा। हाँ, और इसका नतीजा भी दिलचस्प हुआ। एक कॉलेज से तो उन्हें निकाल ही दिया गया। किस्सा ये है कि एक प्रोफेसर ने प्रिंसिपल से जाकर कह दिया। क्या कह दिया?
या तो इस कॉलेज में मैं रहूंगा या ये लड़का रजनीश। जाहिर है प्रिंसिपल ने प्रोफेसर को चुना होगा। लगता तो यही है, लेकिन ये सिर्फ एक छात्र का विद्रोह नहीं था, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये किसी भी तरह के बौद्धिक अधिकार को अस्वीकार करना था। उनके लिए ज्ञान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं थी जो पुरानी हो जाए। उनके लिए ज्ञान एक बहती हुई नदी थी जो हमेशा ताजी और जिंदा रहती है, और जो भी उस बहाव को रोकने की कोशिश करता वे उसके खिलाफ खड़े हो जाते, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो या कोई धर्म ग्रंथ। तो एक तरफ वो किताबी ज्ञान और यूनिवर्सिटी के सिस्टम को चुनौती दे रहे थे, लेकिन क्या ये सिर्फ दिमागी कसरत ही थी या उन्हें किसी ऐसे ज्ञान की भी तलाश थी जो किताबों में नहीं मिलता? बहुत सही सवाल। और इसी तलाश ने उन्हें किताबों की दुनिया से बाहर निकालकर रहस्यवादियों की दुनिया में पहुंचाया। रहस्यवादी? जैसे सूत्र में पागल बाबा और मस्तो बाबा जैसे साधुओं का जिक्र आता है। ये लोग कोई बड़े दार्शनिक नहीं थे, ये भारत की उस घुमंतू फकीराना परंपरा का हिस्सा थे जिनके पास किताबी नहीं बल्कि जिया हुआ ज्ञान था। तो क्या वो उनसे कुछ सीखते थे? इन मुलाकातों में होता क्या था? वो सीखते नहीं थे, वो बस उनके सानिध्य में रहते थे, उनकी मौजूदगी में बैठते थे। ये अनुभव किताबी ज्ञान से बिल्कुल परे थे। ये अस्तित्व के साथ एक सीधा संवाद करने की कोशिश थी। और इसी दौरान उन्होंने ध्यान के प्रयोग भी शुरू किए। हाँ, अकेले नदी किनारे बैठकर वो उस अवस्था को पाने के तरीके खोज रहे थे जहाँ विचार शांत हो जाए, अनुभव करने वाला मिट जाए और सिर्फ एक साक्षी भाव, सिर्फ एक देखने वाला रह जाए। और फिर वो रात आई जिसके बारे में उन्होंने सालों बाद दुनिया को बताया। 21 मार्च 1953। वो 21 साल के थे, जबलपुर के भंवरताल गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें संबोधि यानी एनलाइटनमेंट का अनुभव हुआ। हाँ, और उन्होंने इसका जो वर्णन किया है वो बहुत काव्यात्मक है। उन्होंने कहा, उस रात मैं मिट गया, मैं नहीं था, बस एक ऊर्जा थी, जैसे कोई बूंद सागर में गिर गई हो। ये अनुभव उनकी जिंदगी का केंद्र बन गया होगा। बन गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अनुभव के बाद उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो लगभग 20 साल तक इस पर चुप रहे। उन्होंने इसे किसी को नहीं बताया, इसका कोई प्रचार नहीं किया। 20 साल? क्यों? उन्होंने इसे तभी दुनिया के सामने रखा जब उन्हें लगा कि अब उनके पास ऐसे लोग हैं जो शायद, सिर्फ शायद, इसका एक अंश समझ पाएंगे। ये हमें धैर्य और अपने गहरे सत्य को प्रकट करने के लिए सही समय के इंतजार के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये बात मुझे वाकई हैरान करती है। जिसे संबोधि मिल गई हो, जिसे परम सत्य का अनुभव हो गया हो, वो वापस यूनिवर्सिटी जाकर फिलॉसफी क्यों पढ़ाएगा? हाँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन शायद ये उस सिस्टम को भीतर से देखने और समझने का उनका आखिरी प्रयास था, या शायद वो खुद को परख रहे थे कि क्या वो साधारण दुनिया में रहते हुए भी उस अनुभव को अपने भीतर जिंदा रख सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि अकादमिक दुनिया उनके लिए नहीं बनी है। वो ज्ञान को शब्दों में कैद नहीं कर सकते थे। और यहीं से उनकी जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जब वो प्रोफेसर रजनीश से आचार्य रजनीश बने। उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और पूरे भारत में घूम घूम कर बोलना शुरू कर दिया। हाँ, और उनका अंदाज बिल्कुल निराला था। वो किसी मंदिर या आश्रम में बैठकर प्रवचन नहीं देते थे। तो फिर कहाँ बोलते थे? वो धार्मिक सम्मेलनों में जाते थे और धर्म की ही स्थापित मान्यताओं की धज्जियां उड़ा देते थे। स्रोत में सर्वधर्म सम्मेलन का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वहाँ क्या हुआ था? उस सम्मेलन में उन्होंने शंकराचार्य के अनुयायियों से सीधी बहस की। अब समझिए, शंकराचार्य भारतीय अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित स्तंभ माने जाते हैं। और रजनीश ने वहाँ खड़ा होकर उनकी मान्यताओं को चुनौती दे दी। हाँ, जाहिर है बहुत हंगामा हुआ, लेकिन इसी हंगामे से उनकी पहचान बनी। तो क्या ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने का एक तरीका था, एक शॉक टैक्टिक? ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह का फिल्टर था। उनका तरीका लोगों को अपनी तरफ खींचने का भी था और साथ ही साथ उन्हें छांटने का भी। छांटने का? कैसे? जैसे जब उन्होंने गांधीवाद की तीखी आलोचना की तो उनके बहुत से खादी पहनने वाले अनुयायी जो उन्हें एक विचारक मानते थे, वो उनसे दूर हो गए। और शायद रजनीश यही चाहते भी थे। वो अपने आसपास केवल उन लोगों की भीड़ चाहते थे जो आंख बंद करके किसी को भी मानने के लिए तैयार ना हो, बल्कि खुद सोचने और सवाल करने का साहस रखते हों। और इसी दौर में उनके विचार किताबों की शक्ल लेने लगे। क्रांति बीज, साधना पथ जैसे शुरुआती बुकलेट प्रकाशित हुए। बिल्कुल। इससे उनके शब्द उन लोगों तक भी पहुंचने लगे
जो उन्हें सुनने नहीं आ सकते थे। ये उनके एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनने की यात्रा का पहला कदम था। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ गया है, हमने एक विद्रोही बच्चे से कहानी शुरू की जो अपनी नानी की छत्र छाया में पला, जिसने हजारों किताबें पढ़ी, जो प्रोफेसर बना और फिर सब कुछ छोड़कर एक निडर वक्ता बन गया। ये सारे सूत्र आपस में कैसे जुड़ते हैं? ये सूत्र हमें दिखाते हैं कि ओशो के विचार शून्य में पैदा नहीं हुए। वो किसी एक परंपरा की उपज नहीं थे, बल्कि उनमें जैन धर्म की कठोरता की प्रतिक्रिया थी, तंत्र की स्वतंत्रता का प्रभाव था, पश्चिमी दर्शन का अध्ययन था और भारतीय रहस्यवादियों का अनुभव था। ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना जो बिल्कुल मौलिक और विस्फोटक था, और शायद इसीलिए उन्होंने इतने लोगों को आकर्षित भी किया और नाराज भी। निश्चित रूप से। और अंत में सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, इस पूरी कहानी को जानने के बाद सीखने और सिखाने की जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उन पर एक गहरा सवाल उठता है। एक तरफ स्कूल, कॉलेज और किताबों का ज्ञान है और दूसरी तरफ जीवन के सीधे अनुभव और व्यक्तिगत खोज है। तो सवाल ये है कि ज्ञान हासिल करने का अपना अपना तरीका क्या हो सकता है? क्या वो रास्ता सही जो दिखाया गया है, या फिर रजनीश की तरह हर चीज पर सवाल उठाकर अपना सच खुद खोजना? हाँ, इस कहानी से सीखने की प्रक्रिया के बारे में ये एक अहम सवाल उठता है जिस पर हर कोई सोच सकता है।